हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप लोग। आई होप सब बढ़िया होगे, बिंदास होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होगे। मैं आपका अपना दीपक वशिष्ठ बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के इस ऑसम सेशन में, जिसमें हम लोग आज करने जा रहे हैं बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर्स। बेटा यस, क्वांटम नंबर आपको बहुत ट्रबल करता है, समझने में कभी कभी दिक्कत होती है। तो आज आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा बेटा। तो आ जाओ सारे लोग जल्दी जल्दी, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे जुड़ चुके हैं, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी आओ। इस वीडियो के लिंक को शेयर करो ताकि हम बहुत अच्छे से बेटा आज पढ़ाई कर सकें हम लोग। तो चलो शुरू करते हैं बेटा आज का ऑसम सेशन, जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्वांटम नंबर्स। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने वेव मैकेनिकल मॉडल, श्रोडिंजर इक्वेशन से कैसे निकला था, वो हम लोगों ने सीखा था। तो वेव मैकेनिकल जो मॉडल है, जिसको हम आज भी सही मानते हैं एटम का मॉडल, वो प्योरली एक मैथमेटिकल मॉडल है जो कि श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने से आता है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज हम डिटेल में डिस्कस करते हैं बेटा क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो चलो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। 2 मिनट सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना मेरे बच्चों। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं बेटा आपको। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ, जैसा कि आप सभी जानते हो। आई हैव डन बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपकी मेडिकल फील्ड से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और पिछले 14 सालों से मैं बच्चों को नीट के लिए और आईआईटी के लिए केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो मेरे एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाओ, मेरे साथ जुड़े रहो। यहाँ पे मुझे फॉलो करो इस ऑसम से यूट्यूब चैनल पे अनअकैडमी नीट पर। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और बेटा हजारों बच्चों को पढ़ाने का चांस मिला है। सिंसियर सिंसियर आप ही जैसे बच्चे होते थे, और उनमें से बहुत ज़्यादा संख्या में अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ के पास हो चुके हैं और डॉक्टर बन चुके हैं। तो फायदा उठाओ हमारा, जुड़े रहो मेरे साथ। मैं आपका अपना दीपक वशिष्ठ, जल्दी जल्दी आ जाओ बाकी लोग भी। और बेटा जी आज हम लोग टेलीग्राम ऐप के बारे में आपको बताते हैं। आप सब लोग टेलीग्राम ऐप पर livedaily.me/chat, ये बेटा हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लो। इससे क्या होगा, सारी नोटिफिकेशन जो भी हम स्पेशल इवेंट करेंगे आपके लिए, जो भी हमारे बेटा आपकी हमारी क्लासेस होंगी, वीडियो लेक्चर्स, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगी आपको। उसके अलावा हमारी माइक्रो वेबसाइट है, जैसा कि आप देख सकते हैं livedaily.me/neet। इसको किसी भी ब्राउजर में डालोगे तो यहाँ से आप पीडीएफ नोट्स हमारे वीडियो लेक्चर्स के डाउनलोड कर सकते हैं। और बेटा आपको लेक्चर वाइज हर चैप्टर के यहाँ से वीडियो लिंक मिल जाएंगे मेरे बच्चे। और बेटा अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये है आपके फायदे की बात है बेटा। फायदे की इस सेंस में, अगर आप सिंसियर हैं नीट की तैयारी को लेकर, तो अगर आपको नीट की तैयारी करनी है बेटा, तो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, जिसको हम अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, तो बेटा अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, ये एक पेड प्लेटफॉर्म है। पेड प्लेटफॉर्म होने का मतलब, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अनअकैडमी जिम्मेदारी लेगा आपका सिलेबस टाइम से इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस के जरिए कंप्लीट कराने की। तो बेटा आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो। इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को फायदा होने जा रहा है, क्योंकि बेटा इसमें इंडिया के बेस्ट एडुकेटर आपका कंप्लीट नीट का सिलेबस, यस कंप्लीट नीट का सिलेबस बेटा होगा आपका कवर, है ना। बेस्ट एडुकेटर्स आपकी लाइव क्लासेस लेंगे मेरे बच्चे। तो मैं सब बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि यस, अगर आप इफ यू आर सिंसियर इनफ अबाउट बिकमिंग अ डॉक्टर, तो यू शुड गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। और एटलीस्ट हमें 1 ईयर और 2 ईयर की सब्सक्रिप्शन के लिए जाना चाहिए। फीस बहुत ही कम है। 1 ईयर के लिए अनअकैडमी चार्जिंग जस्ट 27,000, फॉर 2 ईयर वी आर चार्जिंग 32,400। और बेटा आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है अगर आप कोड यूज करते हो बेटा डीवी लाइव। तो आप जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन लें तो बेटा कोड जो लगाना है वो हमें डीवी लाइव लगाना है। इस चीज को बस अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सब लोग प्लस सब्सक्रिप्शन ले लो बेटा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अब आपके मन में आ रहा है ये क्या होता है सर। तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ऑप्ट करते हैं तो प्लस वाले सारे तो फायदे मिलेंगे ही मिलेंगे, सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। उसके अलावा आपको बेटा एक ऐसा कोच, एक ऐसा मेंटर मिलेगा जिसने खुद नीट के एग्जाम में ऑल इंडिया टॉप रैंक लेके आया हुआ है।
तो वो हर मोड़ पर आपके नीट की प्रिपरेशन के दौरान हर मोड़ पर आपके साथ रहेगा और आपको गाइड करेगा कि ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए। तो एक पर्सनल मेंटोर आपको मिलेगा, एक पर्सनल गाइड मिलेगा। तो बेटा ले लो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा लगातार हम आपकी नीट के लिए वर्कशॉप चलाएंगे, एक्सपर्ट गाइडलाइंस होंगी आपके लिए, स्पेसिफिक आपके लिए स्टडी प्लानर बनाएगा बेटा अनअकैडमी, और डिटेल्ड टेस्ट एनालिसिस तो होगा ही होगा। तो ले लो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बेटा। जैसा कि मैंने आपको बताया, फीस बहुत जल्द बढ़ने वाली है बेटा, बहुत जल्दी बढ़ने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। तो कहीं ऐसा ना हो आप सोचते रह जाएं और आपको फिर बाद में ज़्यादा फीस पर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़े। तो क्या करो, अभी अभी बेटा डीवी लाइव कोड यूज़ करते हुए 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा डीवी लाइव कोड यूज़ करने पर। तो अभी मेरे बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें आप लोग, ठीक है। और एक स्पेशल चीज़ और बताना चाहता हूँ बेटा, ये भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, जिनको हम स्पेशल क्लासेस बोलते हैं। लाइव फ्री क्लासेस होती हैं बेटा ये, ठीक है। तो आप इसको अटेंड करने के लिए क्या करो, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पे मुझको फॉलो कर लो बेटा। मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ, ठीक है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर बेटा दीपक वशिष्ठ सर्च मारना और मेरे प्रोफाइल को फिर फॉलो कर लेना। तो मेरी जब भी स्पेशल क्लास होंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटा। तो जुड़ो मेरे साथ अगर आप नीट को लेके सिंसियर हैं। तो चलो अब पढ़ाई शुरू करते हैं मेरे बच्चे। बट उसमें बस एक लास्ट चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि आपको पता है आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग क्या अनअकैडमी ऑफिशियल पार्टनर है। तो हमने इसी प्रकार एक लीग चलाई है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो है अनअकैडमी चैंपियंस लीग। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हर संडे के संडे बेटा 11th और 12th के बच्चों का हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, चैप्टर वाइज हम लोग टेस्ट ले रहे हैं इसमें। और जो बच्चे इसमें बेटा पूरे इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो अच्छा करेंगे उनके लिए बेटा कैश रिवॉर्ड्स भी हैं। तो पार्टिसिपेट करो अनअकैडमी चैंपियंस लीग के लिए, एनरोल करो बेटा, हर संडे अपीयर हो। और यही नहीं, केवल पार्टिसिपेशन मात्र से अगर 4 संडे आप लगातार अपीयर होते हो तब भी आपके लिए वाउचर्स हैं मेरे बेटा, कैश वाउचर्स। तो ठीक है, तो अनअकैडमी चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट करो बढ़ चढ़ के। तो चलो आज का ये ऑसम सेशन शुरू करते हैं बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। ठीक है सर, क्या होते हैं क्वांटम नंबर? तो चलो ध्यान से देखते हैं अब हम लोग। तो यस बेटा, अभी तक हम लोगों ने एटम के बारे में क्या पढ़ा है? हम लोगों ने अभी वेव, पिछली क्लास के अंदर वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि श्रोडिंजर जो इक्वेशन है बेटा, व्हाट इज श्रोडिंजर इक्वेशन? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई, सबको याद हो गई होगी। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ साई with respect to z axis. This is time independent equation in 3 dimension, ठीक है। श्रोडिंजर इक्वेशन है ये, प्लस 8 पाई स्क्वायर m बाय h स्क्वायर इंटू e माइनस v इंटू साई बराबर 0। मैं आपको बता चुका था ये श्रोडिंजर की इक्वेशन है। स्पेस में किसी भी पॉइंट के लिए इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उस पॉइंट पर साई की वैल्यू आती है। साई का तो कोई मतलब नहीं होता, बट साई स्क्वायर का मतलब होता है। साई स्क्वायर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दिखाता है, इसीलिए साई स्क्वायर को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो बेटा मान लो हमने एटम का मॉडल कैसे बनाया था। मान लो ये एक्स एक्सिस स्पेस में, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, बीच में बेटा न्यूक्लियस रखा। तो स्पेस में अलग अलग पॉइंट के लिए हम श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और बेटा श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने पर मेरे बच्चे हर पॉइंट पर साई की कुछ वैल्यू आती है। तो साई की कुछ वैल्यू आई तो उस पॉइंट पर साई स्क्वायर की भी कुछ वैल्यू होगी। अगर साई स्क्वायर की कुछ वैल्यू आ रही है मतलब उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कुछ ना कुछ संभावना है। तो बेटा जितनी भी डॉट्स दिख रही है ना आपको, ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके अलग अलग पॉइंट्स पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटीज हैं। ये आ गया समझ में? तो बेटा ठीक है, तो बेटा हमें समझ में आ गया। और जहां तक मैक्सिमम डॉट्स आती हैं उसको एक इमेजिनरी बाउंड्री में हम बाइंड कर देते हैं और इसी 3 डायमेंशनल रीजन को हम बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं मेरे बेटा? तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है ये? इट इज अ 3 डायमेंशनल रीजन around nucleus in which probability of finding the electron is maximum। ठीक है मेरे बच्चे, 90 to 95% डॉट्स जहां आ जाती हैं उसको हम एक इमेजिनरी बाउंड्री से बंद कर देते हैं और हमें ऐसे
जो 3 डायमेंशनल रीजन मिलता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। तो समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। बट जो ये ऑर्बिटल हैं बेटा मैथमेटिकली सॉल्व करके आ रहे हैं ना, श्रोडिंजर को सॉल्व करके आ रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है ऑर्बिटल की शेप ऐसे स्फेरिकली आएगी हमेशा, जरूरी नहीं है बेटा। देख यहाँ पे मैंने तेरे को वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम लिखा हुआ दिखाया हुआ है। सुनो इसमें ध्यान से देखो, बीच में यहाँ पे बीचों बीच न्यूक्लियस है बेटा। ये पहला ऑर्बिटल ये दिख रहा होगा आपको बेटा, ये स्फेरिकल है। दूसरा ऑर्बिटल भी देखो स्फेरिकल आया। हर ऑर्बिटल का सेंटर जो है वो न्यूक्लियस ही है मेरे बेटा, ठीक है ना। तो पहला स्फेरिकल, दूसरा स्फेरिकल। बट उसके बाद जब हमने देखा तो बेटा जरूरी नहीं है कि ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल होगा, उनकी शेप अलग अलग आ सकती है। वो तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके ही पता लगता है कि डॉट्स कैसे आएंगी। अगर मान ले किसी ऑर्बिटल में, ये मान ले न्यूक्लियस है, मान ले डॉट्स ऐसे आ गई किसी रीजन में, ठीक है ना, ऐसे ये डॉट्स हैं बेटा, ठीक है ना, और ऐसे आ गई डॉट्स, ठीक है ना, इस रीजन में। तो बेटा अगर न्यूक्लियस को हम सेंटर माने तो बेटा आप साफ साफ देखो आपको डंबल शेप्ड ऑर्बिटल आ रहा है अब, और ये तो प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आता है ना। तो बेटा श्रोडिंजर को सॉल्व किया तो देखा जरूरी नहीं स्फेरिकली आए, ऑर्बिटल कैन बी डंबल शेप्ड एज वेल, देखो साफ साफ। और ध्यान रखना सेम रीजन में बेटा दूसरा देखो, जहां एस ऑर्बिटल था स्फेरिकल, वहां पे मेरे बेटा देखो पी ऑर्बिटल भी उसी रीजन में, तो ओवरलैपिंग होते हैं बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल। समझ में आया? देख जिस रीजन में एस ऑर्बिटल है स्फेरिकल, देख न्यूक्लियस से शुरुआत हो रही है पी की भी, जो डंबल दिख रहा है आपको इसकी भी न्यूक्लियस से शुरुआत हो रही है, तो सेम रीजन में 2 ऑर्बिटल हो सकते हैं, देख, है ना। तो हर ऑर्बिटल की शुरुआत चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे, है ना, चाहे s कोई भी हो, चाहे p हो, सबकी शुरुआत जो होती है वो न्यूक्लियस से होती है। और ऑर्बिटल की शेप डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है। आई होप समझ में आ गया। एटम का स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर है मेरे बेटा? सच्ची बोलो बिल्कुल क्लियर है? वेरी गुड एवरीवन, ऑसम। ठीक है सर, एटम का मॉडल दिमाग में क्लियर है। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहता है, ये भी क्लियर हो गया। और ये जो डॉट्स दिख रही हैं ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन, ये एक ही इलेक्ट्रॉन के अलग अलग पॉइंट पे पाए जाने की संभावनाएं हैं। और सर ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल आए जरूरी नहीं है, मैथमेटिकली श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उससे डॉट्स जैसी शेप में आ जाएं, जिस डॉट्स मिलके जैसी शेप बनाएं ऑर्बिटल की वैसी शेप हो जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है। अब सर ठीक है क्लियर हो गया। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। अब सब इस चीज को बहुत बहुत ध्यान से देखना, सबका पूरा फोकस मेरी बातों पर हो कि व्हाट आर क्वांटम नंबर्स। तो सुनो, क्वांटम नंबर्स ऐसे कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं जो हमें एटम में, इलेक्ट्रॉन है ना, एटम में ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर उस इलेक्ट्रॉन के हमें कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो पता लग जाए तो उस इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है एटम में, एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, ओरिएंटेशन, मोमेंटम कितना है, इलेक्ट्रॉन का एटम में स्पिन कैसा है, सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाती है। ऐसे ही नंबर्स को, ऐसे सेट ऑफ सर्टेन नंबर्स को ही हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। समझ में आया बेटा? ये कुछ नंबर्स हैं और ये कैसे आते हैं अब इसको बहुत ध्यान से देखना। सर ये कहां से आए बेटा? जब हम श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, सब लोग बहुत ध्यान से सुनना, क्वांटम नंबर्स आए कहां से, पता कैसे लगा इनके बारे में। तो सुनो बेटा, ऑन सॉल्विंग श्रोडिंजर्स इक्वेशन, आप श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है ना बेटा। तो आपको मेरे बेटा श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने पर, ठीक है, तो आपको बेटा तीन आपको सर्टेन नंबर्स मिलते हैं बेटा, वेव फंक्शन की वैल्यू आती है, ठीक है ना, 3 प्रकार की, ठीक है। एक वैल्यू को बोल देते हैं n, एक को बोल देते हैं l, एक को बोल देते हैं m। और मेरे बेटा ये जो क्वांटम नंबर है 3 आपको जो दिख रहे हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक, ये जो आपको क्वांटम नंबर दिख रहे हैं बेटा, तो ये वही वेव फंक्शंस की वैल्यू है, 3 डिफरेंट, ठीक है ना। तो 3 तरीके से वेव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट होती है। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। श्रोडिंजर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना,
तो जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो वेव फंक्शन की वैल्यू आती है मेरे बच्चे, वो 3 प्रकार की वैल्यूज आती हैं, 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो बेटा उन्हीं को हमने नाम दे दिया, उन वैल्यूज को NLM, और उन्हीं नंबर्स को जो NLM की वैल्यूज आई उन्हीं नंबर्स को हमने बोल दिया क्वांटम नंबर्स। आगे समझ। जो स्पिन क्वांटम नंबर है बेटा, ये तो क्लासिकल उससे आता है बेटा, ठीक है ना, ये भी क्वांटम फंडा है, बट ये श्रोडिंगर को सॉल्व करके नहीं आता, ठीक है। तो फिर से सुनो अब बेटा, क्वांटम नंबर कुछ ऐसे नंबर्स हैं which are used to describe the position, energy, orientation, momentum and spin of an electron in an atom। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के ये चारों क्वांटम नंबर पता लग जाए, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता लग जाए, एजीमुथल पता लग जाए, मैग्नेटिक पता लग जाए और स्पिन पता लग जाए, तो उस इलेक्ट्रॉन की एटम में हर चीज पता लग जाती है कि उसकी पोजीशन क्या है एटम में, कितनी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की एटम में, उस इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन मतलब किस डायरेक्शन में चल रहा है इलेक्ट्रॉन, किस डायरेक्शन में उसकी पाए जाने की संभावना है, ठीक है, ओरिएंटेशन, उसका मोमेंटम कैसा है, उसका स्पिन कैसा है, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। और बट आज के बाद कोई पूछे कि ये आए कहां से, ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से आते हैं मेरे बेटा। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो वेव फंक्शन बेटा 3 तरीके से कैलकुलेट होगा, 3 वैल्यूज आती हैं डिफरेंट, तो उन्हीं को हमने क्वांटम नंबर बोल दिया। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। और क्वांटम नंबर्स आर जस्ट लाइक एड्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। हाँ, कहने का मतलब बेटा जैसे इमेजिन करो किसी बंदे के एड्रेस से ना उस बंदे की औकात पता लग जाती है। जैसे मान लो आपने मुझसे पूछा सर आपका एड्रेस क्या है, मैंने बोला भाई मेरा एड्रेस है मान लो कि महल नंबर 3, महल पैलेस नंबर 3, राजा नगर और गुलिस्ता बाग, मतलब मान लो इमेजिनरी। तो भाई आपको महल सुनते ही आइडिया लग गया कि भाई ये तो अमीर आदमी है, इसकी औकात तो बहुत बड़ी है ना। तो कहने का मतलब भाई इलेक्ट्रॉन की औकात क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसकी पोजीशन स्पेस में किस डायरेक्शन में पाए जाने की संभावना है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। तो अगर हमें क्वांटम नंबर पता है तो हमें इलेक्ट्रॉन की औकात पता लग जाती है एटम में कि न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर है। आगे ना समझ में। तो क्वांटम नंबर आर जस्ट लाइक एड्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है बेटा। और ये क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से आते हैं बेटा। और डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीजें बताता है बेटा। ये तीनों आते हैं, एनएलएम आते हैं बेटा श्रोडिंगर को सॉल्व करने से, ठीक है ना। वो और भी चीज है कि वेव फंक्शन अलग अलग तरीके से निकलता है, तो अलग अलग तरीके से वेव फंक्शन की 3 वैल्यूज आती हैं, उनको हम लोग क्वांटम नंबर उनको नाम दे दिया हमने। बट हाँ एक चीज समझ में आ गई, क्वांटम नंबर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की औकात बताते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। अगर उसके क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता है तो आप बता सकते हो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उसकी पोजीशन कैसी है, लगभग प्रोबेबिलिटी के टर्म में बता सकते हो एटम में, ठीक है, उसका मोमेंटम कैसा है, स्पेस में किस डायरेक्शन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, ये सब पता लग जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से? 4 प्रकार के क्वांटम नंबर होते हैं बेटा। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर N से दिखाते हैं, दूसरा एजीमुथल L से दिखाते हैं, तीसरा मैग्नेटिक और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया अच्छे से? व्हाट आर क्वांटम नंबर समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब बेटा 1 बाय 1 में डिस्क्राइब करता हूं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सुनो सारे लोग ध्यान से, इसको N से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये एक तरीके से जो हमारा बोहर के मॉडल में जो ऑर्बिट का कंसेप्ट था, ये ऑलमोस्ट N वही चीज दिखाता है, ठीक है ना भाई, कि कौन सा ऑर्बिट, कौन सा मेन एनर्जी लेवल, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से एनर्जी लेवल में मौजूद है। जैसे मान लो, समझना बेटा ध्यान से देखो स्क्रीन पर, ये न्यूक्लियस है जो ब्लू ब्लू है, यहाँ बीच में दिख रहा है ना फोटो में, ब्लू ब्लू न्यूक्लियस है। तो बेटा आपका ये हो गया मान लो मेन एनर्जी लेवल 1, इसके आगे हो जाएगा सेकंड मेन एनर्जी लेवल। आगे नहीं, मतलब शुरुआत सबकी न्यूक्लियस से ही होती है, ठीक है ना भाई। इसकी यहां से यहां तक मेन एनर्जी लेवल 1, यहां से यहां तक मेन एनर्जी लेवल 2, इसके बाद फिर मेन एनर्जी लेवल 3, इसकी भी शुरुआत न्यूक्लियस से ही होगी, ठीक है मेरे बेटा। हाँ, तो देख धीरे धीरे साइज बढ़ता जा रहा है। तो बस जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना, ऑर्बिट नंबर। खैर ऑर्बिट तो जो होता है वो तो बेटा 2 डायमेंशनल कंसेप्ट है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना। बट हमारा जो एनर्जी लेवल है ये 3 डायमेंशनल रीजन है। तो बेटा एक सर्टेन रीजन तक मेन एनर्जी लेवल 1 रहेगा, फिर न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस तक मेन एनर्जी लेवल 2 रहेगा, फिर मेन एनर्जी लेवल 3। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इट डिस्क्राइब्स एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम मेन एनर्जी लेवल या शेल बोलते हैं बेटा,
ठीक है। तो वैल्यू ऑफ n रेंजेस फ्रॉम वन शेल, ठीक है ना, 1 टू शेल कंटेनिंग द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम। तो n की वैल्यू कैन बी 1 2 3, ठीक है। तो जैसे मान ले ये पहला शेल था, न्यूक्लियस कह रहा हूं, दिस इज सेकंड शेल, ठीक है ना। तो ये मेन एनर्जी लेवल दिखाता है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। और ये आता कैसे है? श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से। एंड बेटा दिस क्वांटम नंबर डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। यस बेटा, n मान ले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो n मेन एनर्जी लेवल 1। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो मेन एनर्जी लेवल 2। तो मुझे बता न्यूक्लियस के पास किसका इलेक्ट्रॉन होगा, जिसमें जिस इलेक्ट्रॉन का n 1 है या जिस इलेक्ट्रॉन का n 2 है। ऑब्वियस है, जिस इलेक्ट्रॉन का n 1 है वो मेन एनर्जी लेवल 1 में मौजूद है, मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। जिसका मेन एनर्जी लेवल 2 है वो न्यूक्लियस से थोड़ा ज्यादा दूर होगा। तो बेटा दिस क्वांटम नंबर डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। आ गया समझ में? जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी किसी इलेक्ट्रॉन के, वैसे वैसे इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा दूरी पर है। क्लियर हो गया? यस। और वही है एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद द वैल्यू ऑफ n। क्लियर? अगला, डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बिलोंग टू डिफरेंट सेल। सही बात है भाई, अलग अलग शेल है, बात वही होगी। और चल मैं एनर्जी की बात करता हूं बेटा। वो शेल फर्स्ट मेन एनर्जी शेल जिसका क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, और दूसरा एनर्जी शेल जिसका जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है। किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ऑब्वियस है, जो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो प्रिंसिपल, तो बेटा इससे दो चीज का आइडिया लगता है। आज के बाद ध्यान रख, मेनली ये दो चीज बताता है। पहला ये बताता है मेन एनर्जी लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ठीक है ना। अगर बेटा किसी इलेक्ट्रॉन का n3 है तो पता लग गया थर्ड मेन एनर्जी लेवल में है इलेक्ट्रॉन। तो एक तो ये मेन एनर्जी लेवल बताता है इलेक्ट्रॉन का, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का आइडिया देता है। इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस, इलेक्ट्रॉन पोजीशंस आइडिया इन एन एटम। अगर n ज्यादा है तो मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर होगा। तो मेनली दो चीज बताता है ये। क्लियर हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? अरे जल्दी बोलो सारे लोग। वेरी गुड मेरे बेटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सब लोग बहुत बहुत ध्यान से देखना। दूसरा, यस बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटा ये भी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से ही आया था। ये भी वेव फंक्शन की एक सर्टेन वैल्यू है बेटा, ठीक है ना। एक सर्टेन वे में हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और साई के लिए सॉल्व करते हैं, और साई की एक सर्टेन वैल्यू आती है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम जो आती है वैल्यू उसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर बोल देते हैं बेटा, ठीक है। यस। तो ये क्या देता है? ये वाली जो साई की वैल्यू है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये हमें क्या बताता है बेटा? तो सुनो, ये हमें ये बताता है कि मेन एनर्जी लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल है। यस बेटा, ये देखा गया है कि मान लो ये न्यूक्लियस है, दिस इज मेन एनर्जी लेवल 1, दिस इज मेन एनर्जी लेवल 2, दिस इज मेन एनर्जी लेवल 3। तो मेरे बेटा देखा गया है, मान लो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 यहां से यहां तक, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 न्यूक्लियस से लेकर यहां तक मेरे बेटा, दिस इज मेन एनर्जी लेवल 3। तो देखा गया है मेन एनर्जी लेवल में छोटे छोटे सब एनर्जी लेवल भी होते हैं। यस, मेन एनर्जी लेवल में छोटे छोटे सब एनर्जी लेवल्स भी होते हैं मेरे बेटा। तो ये वही सब एनर्जी लेवल बताता है कितने सब एनर्जी लेवल्स होंगे, मतलब हर मेन एनर्जी लेवल और छोटे छोटे सब एनर्जी लेवल्स का मिलके बना होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये बताता है, कैसे बताता है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। समझो आप सब लोग बहुत ध्यान से देखना मेरे बेटा, ठीक है। कैसे? सब लोग सुनेंगे बेटा इस चीज को बहुत ध्यान से। आपका जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है L, हमें अगर ये निकालना है कि बेटा कितने सब एनर्जी लेवल पॉसिबल हैं, तो आज के बाद ध्यान रखना L की जो वैल्यू है वो होती है पॉसिबल 0 से लेकर n-1। इसको हमेशा अपने दिमाग में बेटा याद रखना, ठीक है। L की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा 0 से लेकर n-1, ठीक है। वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या जिसको बोलो मेन एनर्जी लेवल, ठीक है। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मेन एनर्जी लेवल ही तो दिखाता है कि मतलब किसी भी मेन एनर्जी लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल होंगे।
ये दिखाता है। एंड ईच वैल्यू ऑफ एल इज रिप्रेजेंटिंग वन सब शेल। ठीक है, तो जैसे मैं बोलता हूं, समझना बेटा, अगर मेन एनर्जी लेवल 1 है तो इसमें बताओ एल की वैल्यू कितनी पॉसिबल होंगी, जल्दी बताओ एल की वैल्यू कितनी पॉसिबल होंगी। तो 0 से लेकर n-1 पॉसिबल है बेटा, n इज 1 तो n-1, 1-1 0, तो एल की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है, एल 0। और इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना, अगर एल 0 है तो ये एस सब शेल, बेटा ये नाम दिए गए हैं वो मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है ना। तो एस सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा अगर एल 0 है। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है। अब बेटा इसका मतलब मेन एनर्जी लेवल 1 में केवल एक ही सब शेल होता है और एस सब शेल ही होता है, ठीक है। अब उसके बाद मेन एनर्जी लेवल 2 है, ठीक है, उसमें मेरे बेटा एल की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एल हमेशा होता है 0 से लेकर n-1, ठीक है। तो बेटा n इज 2, मेन एनर्जी लेवल 2 है तो 2 - 1 1, तो 0 से लेकर 1, तो एल की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, एक 0 और 1। एल 0 होता है मेरे बेटा एस सब शेल के लिए, और आज के बाद ध्यान रख एल 1 जो होता है वो हमेशा पी सब शेल के लिए होता है। यस बेटा, ये नाम दिए गए हैं सब शेल्स को, और एस और पी ये क्यों नाम दिए गए अभी आगे हम पढ़ेंगे बेटा इस चीज को, बट क्लियर हो गया। एल जब भी 0 होगा, ध्यान से देखना बेटा, यहां पे मैंने दिखाया है एल की वैल्यू 0 अगर कभी भी आ रही है तो मतलब एस सब शेल को दिखा रहा है, ठीक है ना। एल अगर 1 है तो वो पी सब शेल को दिखाता है, एल की वैल्यू अगर 2 है तो वो डी सब शेल को दिखाता है। बेटा ये सब शेल्स की, ये ऑर्बिटल्स की शेप है, ठीक है ना, अभी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। एल अगर 3 है तो मेरे बेटा एफ सब शेल को दिखाता है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आज के बाद अगर हमें मेन एनर्जी लेवल पता है एन, तो उस मेन एनर्जी लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल होंगे हम ये सारी चीज बेटा बता सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। अब अगला देखो, अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं, सुनो, n = 3 है, मेन एनर्जी लेवल 3 है, तो इसमें कितने सब एनर्जी लेवल होंगे, जल्दी बोलो। जी एल की वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1, तो मेरे बेटा n-1 2 हो गया, तो 0 से 2, तो 0 1 2। एल 0 हमेशा एस सब शेल को रिप्रेजेंट करता है, एल की वैल्यू 1 हमेशा पी सब शेल को रिप्रेजेंट करती है, एल की वैल्यू 2 हमेशा डी सब शेल को रिप्रेजेंट करती है। क्लियर हो गया मेरे बेटा। तो बेटा जो मेन एनर्जी लेवल 3 है उसमें 3 सब शेल होते हैं, 3s 3p 3d। आ गया समझ, तो 3 सब शेल से मिलकर 3s 3p 3d, इन 3 सब शेल से मिलकर पूरा थर्ड मेन एनर्जी शेल बनता है बेटा। आ गया समझ में, वेरी गुड। तो हमें पता लगता है कि कितने सब एनर्जी लेवल होंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर से। n = 4 है, जल्दी बोलो, तो l की वैल्यू कितनी होंगी, l की वैल्यू हमेशा होती है 0 से लेकर n-1, तो बेटा n-1 हो गया 3, तो l की वैल्यू 0 से 3 तक पॉसिबल, 0 1 2 3, तो l की 4 वैल्यू हैं, तो मेन एनर्जी लेवल 4 में 4 सब शेल होंगे। L0 हमेशा S को दिखाता है, L1 हमेशा P को दिखाता है, P सब शेल को, L2 हमेशा D सब शेल को दिखाता है, और L3 हमेशा F सब शेल को दिखाता है मेरे बेटा। क्लियर हो गया। तो जो मेन एनर्जी लेवल 4 है उसमें 4 सब शेल होते हैं, 4s 4p 4d 4f। आई थिंक आज के बाद मेरे बेटा बता, ऐसे G भी होते हैं, अगर L आपका 4 हो जाए तो G सब शेल होता है, H सब शेल भी होता है, ठीक है ना, ये भी पॉसिबल है, बट हमको नेचुरल एलिमेंट में वहां तक जाने की जरूरत नहीं होती। G और H सब शेल भी होते हैं, यस। G के लिए L की वैल्यू मेरे बच्चा हो जाती है 4, H के लिए हो जाती है I भी होता है, बट यहां तक हमें जाने की जरूरत होती नहीं है, बट हाँ GH सब शेल भी होते हैं बेटा। क्लियर हो गया। तो पहली चीज मैंने आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर में क्या बताई थी, देखा गया है बेटा मेन एनर्जी लेवल में छोटे छोटे सब एनर्जी लेवल भी होते हैं जिनको हम सब शेल्स बोलते हैं। तो किसी मेन एनर्जी लेवल n में कितने सब शेल्स होंगे ये एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर L की जितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी उतने ही सब शेल पॉसिबल होते हैं मेरे बेटा। आई थिंक समझ में आ गया, पहली चीज क्लियर हो गई। यहां तक L की वैल्यू निकालनी है 0 से लेकर n। तो देख इस पर क्वेश्चन भी आया है, आप लोग बताना क्या 2D सब शेल पॉसिबल है क्या, जल्दी बोलो 2D पॉसिबल है क्या, 2D सब शेल। आगे वाली संख्या n होती है,
बेटा n2 है तो l की वैल्यू केवल कितनी पॉसिबल होंगी, 0 से लेकर n-1, तो n-1 तो 1 हो गया, तो 0 और 1 दो ही वैल्यू पॉसिबल है। L0 होता है s के लिए, L1 होता है p के लिए। अरे नहीं, अगर आगे 2 संख्या है तो 2s पॉसिबल है, 2p पॉसिबल है, 2d पॉसिबल नहीं होगा मेरे बेटा कभी भी। आई होप मेरे बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से सब शेल की संख्या कैसे निकालते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर इट आल्सो गिव्स अस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल। अब सर ये क्या बीमारी है? सर एंगुलर मोमेंटम तो सुना है, सर्कुलर मोशन में अगर कोई बॉडी है मास m की, v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में घूम रही है तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। बट व्हाट इज दिस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम? तो मेरे बेटा ये क्वांटम कंसेप्ट है, इसका क्लासिकल वर्ल्ड में कोई एनालॉग नहीं है कि जिसे सोच के हम समझ सकें। बट हाँ, एंगुलर मोमेंटम का क्वांटम वर्जन है ये। क्वांटम दुनिया अलग है ना बिल्कुल, क्योंकि देख इलेक्ट्रॉन एक ही समय पे कई जगह मौजूद हो सकता है, बताया था ना मैंने, तो वही बात है। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एक क्वांटम कंसेप्ट है। तो L की जो वैल्यू होती है वो हमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम देती है। और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कभी भी निकालनी है तो बेटा कैसे निकालेंगे, देख फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर आपके लिए, अंडर रूट l+1 और h बार का मैं बता चुका हूँ डायरेक्ट होता है, ये डायरेक्ट इसका मतलब ही होता है h/2π। तो या फिर इसको ऐसे लिख ले h/2π, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था h बार, ठीक है बेटा, h बार तो इसका मतलब ही होता है h/2π अंडर रूट l+1। अगर मुझे किसी सब शेल में, ठीक है ना, अंडर रूट l+1 इंटू h/2π, तो बेटा इस फॉर्मूले से हम किसी भी सब शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से बताना। 1s में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, निकालो। s के लिए फिक्स है, l की वैल्यू 0 है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितनी आएगी, l की वैल्यू 0, 0 इंटू 0+1 तो 0 ही आ गया ना। चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, चाहे 5s हो, n पर डिपेंड नहीं कर रहा। n पर डिपेंड कहाँ कर रहा है, केवल l पर डिपेंड कर रहा है। और s सब शेल के लिए l की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है बेटा। तो कोई भी s सब शेल हो, चाहे 2s, 3s, 4s, 5s, सभी सब शेल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 आएगी, तो पक्का। अब मैं पूछता हूँ 3p सब शेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, तो बेटा p सब शेल के लिए l हमेशा 1 होता है, तो ले ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितनी आ गई मेरे बेटा, l की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ पुट करो ना, 1 इंटू 1+1, ठीक है ना, तो बेटा √2, तो √2h/2π। यस, दिस इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एनी p सब शेल। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल लोगे ना अच्छे से बेटा। इसको ना देख, क्लासिकल हमारी जो नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है तो उसके एंड पे नहीं समझा सकते कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्योंकि ये क्वांटम कंसेप्ट है। क्वांटम वर्ल्ड बिहेव्स डिफरेंटली जो हमारी नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है उसके मुकाबले, ठीक है ना। तो ऐसे समझ ले जैसे क्लासिकल वर्ल्ड में सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है, क्वांटम वर्ल्ड में उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और वो केवल l पर डिपेंड करती है। क्लियर हो गया? तो दो चीज पता लगी, एक तो सब शेल कितने होंगे ये बता रहा है किसी भी मेन एनर्जी लेवल में, दूसरा किसी भी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, तीसरी चीज जो ये बताता है, ये बेटा आपको एटम में ऑर्बिटल होते हैं ना, ऑर्बिटल मैंने बताया था ना, उन ऑर्बिटल्स की शेप बताता है बेटा। यस, जैसे जो s सब शेल के जो ऑर्बिटल होंगे बेटा उसकी स्फेरिकल शेप आती है। S स्टैंड्स फॉर शार्प, P स्टैंड्स फॉर जो हम बोल रहे थे बेटा SPDF सब शेल प्रिंसिपल, D स्टैंड्स फॉर डिफ्यूज्ड एंड F स्टैंड्स फॉर फंडामेंटल। तो मेरे बेटा इनकी जो शेप है, ऑर्बिटल क्या है, 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, जल्दी देखो, अरे ये बताया था शुरुआत में, ऑर्बिटल जरूरी नहीं आपका स्फेरिकल हो, ऑर्बिटल की शेप अलग अलग आती है श्रोडिंजर को इक्वेशन को सॉल्व करने से, और एल भी जो क्वांटम नंबर है वो भी श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने से ही आते हैं। तो मेरे बेटा तो ये जो शेप्स हैं
एल की वैल्यू से ये शेप डिटरमाइन होती हैं कि स्फेरिकल होगा ऑर्बिटल, ठीक है ना, डंबल शेप्ड होगा, पी डंबल शेप्ड होता है, डी ऐसे डबल डंबल होता है, और एफ ऑर्बिटल बेटा उसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती। तो आज के बाद ध्यान रखना, तो ये हमें शेप भी बताता है। अब वो कैसे बताता है बेटा, वो तो प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स में हमें जाना होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके देखना होगा, तो कैसे पोलर कोऑर्डिनेट से बेटा निकलता है इसमें, ठीक है ना, शेप्स। तो वो छोड़ो, शेप कैसे आई वो आना जरूर इंपॉर्टेंट नहीं है हमें, कैसे बेटा ये शेप बताता है। एस ऑर्बिटल ऐसे भी होते हैं, ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे भी देखी गई है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, ये शेप भी होती है ऑर्बिटल की, ये शेप भी हो सकती है, और मेरे बेटा एफ विदाउट एनी शेप, फिक्स शेप के होता है। क्लियर हो गया अच्छे से? तो तीन चीज बताता है इंपॉर्टेंटली हमें ये। अब बेटा कुछ लोग बोलते हैं कि ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है। नहीं बेटा, गलत बात है। एजीमुथल क्वांटम नंबर ने कभी भी हम लोगों को ऑर्बिटल्स नहीं, मतलब हमें ऑर्बिटल की शेप बता रहा है, बट किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे ये नहीं बताता बेटा एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बेटा मैंने देखे हैं कई सारे, मैंने जगह जगह देखा है, लोग बोलते हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स अस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अरे नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल नहीं बताता ये ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी ये बताता है। भाई एटम में आपके कितने क्या क्या बता रहा है, कितने सबशेल होंगे ये बता रहा है किसी भी मेन एनर्जी लेवल में, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बता रहा है, और जो एटम में ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है, उनकी शेप कैसी होती है ये बताता है एजीमुथल। ये नहीं बताता कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, वो तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है बेटा, ठीक है। तो लोग कोई गलत बोले तो उस चीज को मानना नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, आगे यहां तक समझ में? तीन चीज बताता है इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया क्या क्या? एस सबशेल, एस ऑर्बिटल होता है बेटा, वो स्फेरिकल होता है, पी होता है डंबल शेप्ड होता है, देखो साफ साफ दिख रहा है यार स्क्रीन पे बनाए हुए हैं। डी जो होता है वो डबल डंबल्ड होता है, एफ की कोई फिक्स शेप नहीं होती बेटा, है ना। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, आ गया सर एजीमुथल अच्छे से। अब यार किसी मेन एनर्जी लेवल में सब एनर्जी लेवल भी होते हैं, इसका कैसे प्रूफ हो? चलो ये तो मैथमेटिकली आया था, अरे एजीमुथल क्वांटम नंबर तो श्रोडिंगर को सॉल्व करने से आया था यार, ठीक है ना। तो बट ये एक्सपेरिमेंटली कैसे इसका आइडिया लगा कि सब शेल होते हैं? तो सुनते जाना मेरी बच्चे बात को, बहुत ध्यान से सुनना। फॉस्फोरस और सल्फर, ये बेटा मैं आयोनाइजेशन एनर्जी, मैं प्रूफ दे रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, कि एक मेन एनर्जी लेवल में छोटे छोटे सब एनर्जी लेवल होते हैं, इसका कैसे आइडिया लगा था, ठीक है ना। तो सुनो, फॉस्फोरस, ये मैंने ग्राफ बनाया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, है ना, अलग अलग एलिमेंट लिए एक्स एक्सिस पर जैसे से एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और वाई एक्सिस पर लिया आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। और बेटा ये देखा कि भाई आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे कैसे वेरी कर रही है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, ये रहा बेटा। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, यस सर ये रहा बेटा। इसमें 15 प्रोटॉन है, इसमें 16 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में, सही बात है, पक्का। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर केवल मेन एनर्जी लेवल माने तो बेटा क्या होगी, 285, यस। इसकी क्या होगी अगर केवल मेन एनर्जी लेवल माने तो 286। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर मेरे बच्चे सल्फर को ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहिए ना, क्योंकि 16 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में। अरे शेल सेम है, 3 ही शेल है, इसमें भी आउटर मोस्ट थर्ड शेल में, इसमें भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में, तो दूरी सेम है ऑलमोस्ट, जो दूरी सेम है इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट की न्यूक्लियस से। इसके न्यूक्लियस में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा प्रोटॉन है, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहिए। ये ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना चाहिए तो इसका बेटा इसके इलेक्ट्रॉन का निकलना मुश्किल होना चाहिए, सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए ना, बोलो ना लॉजिक से। अगर केवल शेल होते हैं तो, अगर केवल शेल ही होते हैं तो, क्योंकि देख दूरी सेम है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दोनों में तीसरे शेल में, ठीक है ना, तीसरे शेल में, तीसरे मेन एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो इसमें बेटा प्रोटॉन ज्यादा, तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए आउटर मोस्ट को, ये ज्यादा अट्रैक्ट करना चाहिए, तो भाई इसको निकलना मुश्किल होना चाहिए, तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। बट नहीं, सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस से कम होती है, फास्फोरस की देख ज्यादा है, देखना
फास्फोरस की ज्यादा है, किसके मुकाबले? सल्फर पे देख ड्रॉप आ गया आयोनाइजेशन एनर्जी में, यस है। तो भाई अगर केवल मेन एनर्जी लेवल ही होते तो सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया सल्फर की कम होती है, सल्फर की कम होती है। तो भाई केवल कुछ ना कुछ तो पंगा है। तो इन मेन एनर्जी लेवल में कुछ सब एनर्जी लेवल होते हैं मेरे बेटा। देख फिर बाद में तो तुम्हें पता है कैसे रीजन दिया गया कि भाई मेन एनर्जी लेवल में एस सबशेल और पी सबशेल है, फास्फोरस में हाफ फील्ड से निकलता है इलेक्ट्रॉन, सल्फर में पार्शियली फील्ड से निकलता है, तो आसानी से निकल जाता है, इसमें मुश्किल से निकलता है। तो ले पी सबशेल का एग्जिस्टेंस होगा तभी प्रूव कर सकते हैं ना इस बात को। नहीं तो बेटा अगर केवल मेन एनर्जी लेवल मानते तो मेरे बेटा सल्फर की ज्यादा होनी चाहिए थी ना, बट प्रैक्टिकली देखा गया सल्फर की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा नहीं होती, कम होती है। बट हाँ जब सब एनर्जी लेवल माने गए कि एस और पी करके होते हैं, भाई थर्ड एनर्जी शेल में 3s और 3p होंगे, तो ले बेटा एक्सप्लेन हो गया कि पी में फास्फोरस में पी में आपके हाफ फील्ड से जाते हैं तो मुश्किल है वहां से निकालना, इसमें पार्शियली फील्ड से जाता है तो आसानी से निकल जाता है। आ गया समझ में अच्छे से? तो यस, तो बेटा आपका इससे प्रूव हो जाता है यस सब एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं मेन एनर्जी लेवल्स के अंदर। क्लियर हो गया अच्छे से? एजीमुथल क्वांटम नंबर से 3 चीज बता रहा है। अब बताने को लोग इसमें इतने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इतने, नहीं बेटा वो इससे नहीं पता लगा था कभी। एजीमुथल क्वांटम नंबर जब दिया गया था तब नहीं, तब ये 3 चीज बोली गई थी कि हम एक मेन एनर्जी लेवल में कितने सब एनर्जी लेवल होते हैं ये बता सकते हैं, इससे आपका कितना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा ये निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का किसी भी सबशेल में, और एटम में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, शेप भी डिसाइड हुई थी इससे। इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ था बेटा, वो आगे जब डेवलप हुआ तब बेटा उससे हुआ था सब कुछ। अब देख क्या अगला क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यस बेटा ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ना, इट गिव्स अस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अवेलेबल विद इन अ सबशेल। किसी भी सब एनर्जी देख क्या होता है, एटम है, न्यूक्लियस है, मेन एनर्जी लेवल्स पहला दूसरा तीसरा मेन एनर्जी लेवल्स, उन मेन एनर्जी लेवल्स में छोटे छोटे सब एनर्जी लेवल्स, और उन सब एनर्जी लेवल्स में आपके ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये भी बेटा श्रोडिंजर को सॉल्व करने से ही आया था। ये साई जो होता है वेव फंक्शन की एक सर्टेन तरीके से कैलकुलेट की गई वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है ना। तो ये भी श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने से आया था, ठीक है मेरे बेटा, ये साई का एक कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है ये, ठीक है। अब सुनो, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि किसी भी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। वो कैसे बताता है अब सुन लो, ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स वन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक तरीके से स्पेस में इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन है। मतलब सुनो समझो ओरिएंटेशन बोलने का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन मान ले किसी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, समझना बेटा सुनना मेरी बात, किसी भी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। एक मान ले स्पेस में एक इलेक्ट्रॉन के एक्स एक्सिस के अलोंग चलने की प्रोबेबिलिटी है, एक इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस के अलोंग उसकी ओरिएंटेशन है, एक इलेक्ट्रॉन की जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन है। तो यार इलेक्ट्रॉन की जिस एक्सिस के अराउंड ओरिएंटेशन होगी, इलेक्ट्रॉन के उसी एक्सिस के अराउंड पाए जाने की संभावना ज्यादा होगी, और जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है तो उसी को तो ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ईच ओरिएंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन स्पेस इज वन ऑर्बिटल। अरे यार किसी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन स्पेस में 3 डायमेंशन में चल सकते हैं, मतलब 3 डायरेक्शंस में 3 ओरिएंटेशन में चल रहे हैं। तो बेटा 3 डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होगी, और जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है वो ऑर्बिटल, तो हम बोल देंगे 3 ऑर्बिटल है। समझ में आया? ऑर्बिटल ऑर्बिटल कुछ नहीं है, किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स के अलग अलग डायरेक्शन में पाए जाने की संभावना है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में पाया जा सकता है, ठीक है। तो बेटा ये देता है हमें कितने ऑर्बिटल होंगे किसी सब शेल में। और कैसे पता लगाते हैं सुनो, किसी भी सब शेल एल के लिए एम कितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल होंगी वो हम निकालते हैं एम से, और उनकी वैल्यू होती है -L से होते हुए
जीरो से होते हुए प्लस एल तक जाओ। ठीक है मेरे बेटा, अरे जल्दी बोलो, समझ में आ गया इतना? बहुत बढ़िया। तो बेटा माइनस एल से होते हुए, जीरो से होते हुए प्लस एल तक जाओ। ईच वैल्यू ऑफ एम इज रिप्रेजेंटिंग वन ऑर्बिटल। एक स्पेस में इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन को दिखा रहा है। जैसे समझना, मान ले एस सब शेल है, एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू हमेशा जीरो होती है मेरे बेटा, ध्यान से देखना। एस के लिए एल की वैल्यू हमेशा जीरो, तो एम की कितनी वैल्यू होगी? जल्दी बोल, एम की कितनी वैल्यू होगी? माइनस एल से प्लस एल, मतलब माइनस जीरो से प्लस जीरो, मतलब जीरो। एम की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो एम की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, जीरो। तो बेटा एक ही ओरिएंटेशन है, एक ओरिएंटेशन मतलब एक ऑर्बिटल। तो एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। समझ में आ गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही मेरे बेटा अब सुनो, पी सब शेल है, पी के लिए एल की वैल्यू हमेशा वन, ठीक है ना? पी सब शेल है, एल की वैल्यू हमेशा वन, तो बेटा एम की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? माइनस एल से प्लस एल, तो माइनस वन, जीरो, प्लस वन, तीन वैल्यू पॉसिबल है। तो मेरे बच्चे तीन ओरिएंटेशंस पॉसिबल है स्पेस में। पी सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी स्पेस में तीन ओरिएंटेशन पॉसिबल। तीन ओरिएंटेशन मतलब तीन डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा, तीन डायरेक्शन वाले तीन अलग अलग रीजन, तो तीन ऑर्बिटल। एक होता है पी एक्स, एक्स एक्सिस के अलोंग, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है ना? हाँ, पी जेड। और बेटा इसको एक चीज ध्यान रखना सारे लोग, ठीक है ना? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। एम की वैल्यू जीरो जो होती है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, एम की वैल्यू जीरो जो असाइन की गई है वो हमेशा जी एक्सिस को असाइन करी जाती है, ठीक है ना? जी एक्सिस के लिए मतलब पी जेड, देख ये है डंबल शेप होते हैं, पी शेप तो हम पहले निकाल चुके हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग पाया जाएगा, वाई के अलोंग पाया जाएगा, जेड के। एक्स की वैल्यू एम की माइनस वन या प्लस वन कुछ भी ले सकता है आप, एक्स के लिए माइनस वन बोलो या प्लस वन बोलो, ठीक है ना? ऐसी बेटा एम की वैल्यू पी वाई के लिए प्लस वन भी हो सकती है, माइनस वन भी हो सकती है, बट जेड के लिए बेटा एम की वैल्यू फिक्स है, एम जीरो लेते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, ये क्वांटम मैकेनिक्स के फंडे हैं, वो आप बस याद रखना है आप लोगों को, ठीक है? क्लियर हुआ? तो पी में तीन ही ऑर्बिटल है। अब ऐसे ही अब डी के लिए तुम बता दो बेटा, डी के लिए जल्दी बताएं सारे लोग। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है हमेशा? डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू टू होती है, तो एम की कितनी वैल्यू होंगी? माइनस एल से प्लस वन, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू। पांच वैल्यू पॉसिबल होंगी मेरे बेटा, पांच वैल्यू। अब बेटा इसका मतलब पांच ओरिएंटेशंस इलेक्ट्रॉन के पांच तरीके से पाए जाने की संभावना है स्पेस में। तो बेटा पांच ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से? सुन ले, एक एक्स वाई प्लेन में मिलेगा, डबल डंबल होता है, देख शेप बता चुका हूं ना मैं, अरे शेप तो बता चुका हूं मैं। ऐसे दिस इज डी, दिस इज पी एंड दिस इज एस, ठीक है ना? ऐसे डबल डंबल होता है बेटा, ठीक है? अभी आगे भी दिखाऊंगा शेप्स डिटेल में। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा? और ये होता है डी जेड स्क्वायर। सुन, एम जीरो देख फिर से, एम जीरो, एम जीरो डी जेड स्क्वायर को असाइन की जाती है, ये ध्यान, इसका सिर्फ फिक्स है। डी एक्स वाई ऑर्बिटल के लिए माइनस टू, प्लस टू, माइनस वन, प्लस वन कुछ भी ले सकता है तू। डी वाई जेड के लिए माइनस वन, आ रहा है ना समझ में? बस डी जेड स्क्वायर के लिए आपका मेरे बेटा एम जीरो लेना है, बस पी जेड और उसके लिए याद रखना, ठीक है? ऐसी बेटा एफ में सात ऑर्बिटल पॉसिबल है, क्योंकि एफ के लिए एल की वैल्यू होती है तीन, तो एम की वैल्यू होगी सात पॉसिबल, माइनस थ्री से प्लस थ्री, तो सात वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है ना मेरे बेटा? आ गया समझ में? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पेस में क्या ओरिएंटेशन है, मतलब किस डायरेक्शन में किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितनी डायरेक्शंस में पाया जाएगा। जितनी डायरेक्शन से पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन के उतने ही, हम कहते हैं उस सबशेल में उतने ही ऑर्बिटल है। क्लियर हो गया? शाबाश। अब बेटा सब लोग ध्यान से देखना, मैं अब ध्यान से देखो, ये मेरा एस सबशेल था, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है मेरे बेटा। ये जो शेप है, ये शेप तो बेटा किससे पता लगी थी? ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता लगी थी। क्लियर हुआ? अब जो पी ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल मेरे बच्चे, पी सबशेल में तीन ऑर्बिटल होते हैं, अरे अभी निकाला है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो देखो स्पेस में दिखा रहा है,
ये बेटा पी एक्स है, क्योंकि देखो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोबेबिलिटी है, बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, तो देख यहां प्रोबेबिलिटी है, तो सारी डॉट्स को कंबाइन किया तो ऐसे डम्बल शेप ऑर्बिटल आया, और ये एजीमुथल क्वांटम नंबर से शेप पता लगी। ऐसे ही देखा गया जेड के अलोंग भी प्रोबेबिलिटी होती है, तो सारी डॉट्स को कंबाइन किया तो मेरे बेटा बीच में न्यूक्लियस होगा, हमेशा हर ऑर्बिटल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ऐसे ही मेरे बच्चे ये पी वाई हो गया। एम की वैल्यू सिर्फ जेड के लिए बेटा एम जीरो लेते हैं, बाकी इसकी +1 लिख सकते हैं, -1, इसकी -1 +1, ठीक है। ऐसे डी ऑर्बिटल, सुन लो बेटा, जो डी ऑर्बिटल है मेरे बच्चे, डी ऑर्बिटल मैं आपको बता चुका हूं 5 होते हैं, ये बताया ना मैंने, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं। डी एक्स जेड, एक्स जेड प्लेन में एक डबल डम्बल, इनके बीच में न्यूक्लियस है बेटा, ठीक है ना। तो बेटा एक डी एक्स जेड, तो एक्स जेड प्लेन में पॉजिटिव वाले में डबल डम्बल है बेटा, 4 लोब हो गए, ये एक हिस्सा ये लोब है, ठीक है ना, एक ये हो गया और एक ये लोब हो गया बेटा। 3 डायमेंशन में अगर देखें हम लोग 4 लोब हो गए, ठीक है। हाँ, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, ये वाई जेड प्लेन में होता है और ये एक्स वाई प्लेन में होता है, और मेरे बच्चे एक होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मेरे बेटा ये प्लेन में नहीं होता, ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होता है। तो देख एक्स एक्सिस के अलोंग पाई जाने की संभावना है, अरे देखना एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, और देख वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ऐसे डम्बल शेप में प्रोबेबिलिटी आ रही है, ठीक है पक्का। तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होता है, बाकी ये तीनों प्लेन में थे, एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई, ये सिर्फ एक्सिस के अलोंग होता है। अब बेटा इसमें जो यूनिक है, जो आपको याद रखना है, वो है डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर जो होता है ये डबल डम्बल नहीं होता, बाकी डी सारे डबल डम्बल होते हैं, ये डबल डम्बल नहीं होता, ये डोनट शेप है, इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट है बेटा, ठीक है। और बेटा ये जो शेप आई हैं, ये शेप तो एल से निकली थी, एजीमुथल क्वांटम नंबर से, ठीक है। इसमें क्या होता है, जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है मेरे बेटा, बीच में तो न्यूक्लियस है ही, ठीक है ना, जेड एक्सिस के अलोंग प्रोबेबिलिटी होती है, और उसके अलोंग बेटा ऐसे टायर जैसा रीजन होता है। अरे मान लेना मेरे ऊपर और नीचे बीच में मैंने पेट पे अपने टायर बांध दिया, तो उस टायर जैसे रीजन में भी इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी पाई जाती है मेरे बेटा, तो दिस इज कॉल्ड डीजेड। तो डीजेड की शेप याद रखना, जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे, ठीक है मेरे बेटा, ये जेड एक्सिस है, ठीक है ना, तो इसके अलोंग ऐसे, और बेटा ले ऐसे, ऐसे टायर है इसके चारों तरफ इधर, है ना, तो ये डोनट शेप होता है। डी जेड स्क्वायर की शेप डिफरेंट है, शेप जो आई हैं वो तो बेटा एल से आई हैं, बट हाँ किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे ये आइडिया हमको देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल मतलब किसी सबशेल में इलेक्ट्रॉन की कितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, तो ऑर्बिटल बोले या इलेक्ट्रॉन की पॉसिबल ओरिएंटेशंस बोले स्पेस में, बात सेम है बेटा। क्लियर हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है। तो बेटा ध्यान रखना, कई जगह मैंने कई लोगों कई वीडियो देखे हैं मैंने, ऐसे लोग बोल रहे हैं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है कि कितने ऑर्बिटल होंगे, नहीं गलत बोल रहे हैं, ऑर्बिटल एजीमुथल क्वांटम नंबर नहीं बताता बेटा, ऑर्बिटल कितने होंगे किसी सबशेल में वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है मेरे बच्चे, ठीक है। हाँ आई होप मेरे बेटा जी को समझ में आ गया। शेप बिल्कुल अपने दिमाग में संभालो, देखो एफ की कोई फिक्स शेप नहीं है मेरे बेटा, एफ की ना कोई फिक्स शेप नहीं होती, हाँ वैसे नाम दे दिए इनको, बट जनरली एफ ऑर्बिटल्स की शेप बेटा कुछ फिक्स नहीं होती है, ठीक है, तो इसलिए इस पर अभी मत जाओ, ठीक है ना। चलो आई होप मेरे बेटा जी को क्लियर हो गया सब अच्छे से। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मेरे बेटा। यस, अब बात यह आई कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का क्या फायदा है बेटा, ये ना जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमने निकाला उसने जीमन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दे दिया, जो बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था। याद करो मैंने जीमन इफेक्ट समझाया था ना बोहर के ड्रॉबैक में, तो सुनो जीमन इफेक्ट होता क्या समझना बेटा। हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैसे बनाते हैं, एटम्स का सैंपल लो, एटम लिए उसको हीट करो, तो एटम्स कुछ रेडिएशन छोड़ते हैं, उन रेडिएशंस को प्रिज्म से पास करो, फोटोग्राफिक प्लेट पे मारो, तो बेटा ऐसे डार्क लाइन आती हैं, उसी को बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा। परंतु मेरे बेटा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे एटम्स के ऊपर, क्या लगा दोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो बेटा और फिर इसको हीट करोगे, तब जो रेडिएशंस आएंगी अगर उनको बनाओगे ना, तो आप क्या देखोगे, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो ऐसे देख डार्क लाइन आ रही है एक, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगा के
लगा दोगे एटम्स पर और फिर हीट करोगे, फिर जो रेडिएशन छूटेंगी उससे जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा बनेगा, तो क्या है, जो एक डार्क लाइंस थी एटॉमिक स्पेक्ट्रा में, वो फाइनर फाइनर लाइंस में स्प्लिट हो जाती है इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हुआ? तो पहले बेटा जो ऐसे एक लाइन आ रही थी, ठीक है ना, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं था तो बेटा एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे ऐसे एक लाइन आई। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे एटम्स पर और तब रेडिएशंस एटम एमिट करेगा हीट करने पर, तो देखा गया है वो उस एक डार्क लाइन की जगह, डार्क स्पेक्ट्रल लाइन की जगह, वो डार्क लाइन फाइनर फाइनर स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो गई। तो जीमन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द डार्क स्पेक्ट्रल लाइंस इनटू फाइनर लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा इसका रीजन दे दिया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने, इसीलिए, अरे क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, ये साई की ही कुछ वैल्यूज है, बट इस क्वांट किसी तरीके से सॉल्व, एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट को सॉल्व करके निकालते हैं, ठीक है ना। तो बेटा तो साई की वो वैल्यू, तो इस क्वांटम नंबर ने जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। अब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग क्यों हो रही है स्पेक्ट्रल लाइन में, इसको इसने एक्सप्लेन किया था, इसीलिए इस क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोल दिया गया। अब समझ में आया व्हाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, क्योंकि इसने मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो डार्क स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनकी स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन किया था। ये था तो एक क्वांटम नंबर ही, साई का ही एक वैल्यू है ये, है ना। तो बेटा इसको इसीलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नाम ही इसलिए मिला क्योंकि इसने जीमन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर दिया था। क्लियर हो गया अच्छे से? शाबाश। देख हर चीज का मैं प्रूफ भी दे रहा हूं, क्यों भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कुछ बता रहा है, उसका प्रैक्टिकल रीजन दिया, ठीक है ना। आगे समझ में? शाबाश मेरे बेटा। ऑर्बिटल्स की शेप समझ में आ गई, कितने ऑर्बिटल होंगे किस सबशेल में, अच्छे समझ में आ गया। ऑर्बिटल का मतलब स्पेस में ओरिएंटेशंस है मेरे बच्चे, शाबाश। और लास्ट अब जो हमारा क्वांटम नंबर है, सब लोग बहुत ध्यान से देखना, स्पिन क्वांटम नंबर। बेटा जी ये श्रोडिंजर से नहीं आता, ठीक है ना, बट हाँ ये भी क्वांटम मैकेनिकल टर्म है, इसका भी क्लासिकल वर्ल्ड में, मतलब जो हमें ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, हमारी ऑब्जर्वेशन क्वांटम वर्ल्ड वाली नहीं है, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लासिकल वर्ल्ड है। तो इसमें बेटा हम लोग इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ बता नहीं सकते कि व्हाट इज स्पिन, है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन की स्पिन से क्या मतलब है, ठीक है ना। क्वांटम मैकेनिकल कंसेप्ट है ये, ठीक है बेटा। बट हाँ इसको श्रोडिंजर इक्वेशन से सॉल्व करके नहीं निकलता ये, ठीक है ना, श्रोडिंजर इक्वेशन से सॉल्व करके वो तीनों निकलते हैं पहले वाले। अब सुनो, तो बेटा स्पिन क्वांटम नंबर क्या है। बेटा देखा गया है जनरली जो इलेक्ट्रॉन है, इसको ऐसे मान लिया क्लासिकल वर्ड में बताएं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह आपका न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। भाई न्यूक्लियस के अराउंड तो घूम ही रहा है, बट इन्होंने माना कि वो अपने एक्सिस पर भी घूम रहा है। बट यार इसमें भी देखो प्रॉब्लम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई बॉल थोड़ी है, कोई पॉइंट थोड़ी है, इलेक्ट्रॉन तो स्प्रेड आउट है। तो मतलब आपका जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है बेटा, जो आप देख रहे हो, उससे रिलेट नहीं कर सकते इसको, क्वांटम नंबर को, है ना, स्पिन क्वांटम नंबर को। तो बट चलो इसको क्लासिकल वर्ल्ड में एक समझ लेते हैं इसको कैसे, कि मान लो इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है। तो इन्होंने देखा, कैलकुलेशन करी थी बेटा, कुछ कैलकुलेशन करी थी, क्वांटम कैलकुलेशंस करी थी, ठीक है। तो उससे देखा कि दो प्रकार के क्वांटम नंबर पॉसिबल होते हैं, एक प्लस हाफ और माइनस हाफ, जिसको हम ये समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन की अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन दिखा रहा है, ठीक है ना। बट बेटा ये स्पिन ऐसी नॉर्मल मत, बॉल जैसी मत समझ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉल नहीं होता, ये तो समझाने के लिए आपको दिखाया जाता है ऐसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो स्प्रेड आउट है पानी की वेव की तरह, पानी में वेव उठ रही है, इलेक्ट्रॉन तो ऐसा है। तो हम बट मान लिया चलो, तो हमने देखा कि कुछ क्वांटम टर्म आ रही थी, क्वांटम मैकेनिकल टर्म आ रही थी, जिसको हमने नाम दे दिया स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और उसको मान लो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की स्पिन को शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है मैंने आपके लिए, it was discovered that two electrons in the same orbital do not have exactly the same energy. The spin of an electron describes its magnetic field which affects its energy. Yes. तो बेटा समझ लो अब ध्यान से, बेटा इलेक्ट्रॉन को ऐसे बॉल तो है नहीं जो अपने एक्सिस के अराउंड घूमेगी, है कि नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन तो वेव होता है, वो तो स्प्रेड आउट है। बट इन्होंने देखा कि किसी भी ऑर्बिटल में इन्हें इलेक्ट्रॉन के लिए दो वैल्यूज निकल रही थी, कोई क्वांटम वैल्यूज निकल रही थी, क्वांटम मैकेनिकल वैल्यूज दो, तो जिससे और दोनों की एनर्जी अलग थी। तो इसका मतलब इन्होंने मान लिया कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बट उनकी एनर्जी क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उनके स्पिन करने का, अपने एक्सिस पर स्पिन करने का भाई अलग अलग तरीका होगा, जिसकी वजह से
ठीक है ना, उनकी मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी जिसकी वजह से इनकी एनर्जी अलग अलग होगी। तो बेटा बस इतना ध्यान रखो, इसमें ज़्यादा नहीं जाना है डिटेल में, कि स्पिन क्वांटम नंबर दो ही वैल्यू पॉसिबल है, एक प्लस हाफ माइनस हाफ। अब लोग देख इसमें गलत गलत बताते हैं, क्या कि बोलते हैं प्लस हाफ क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए होता है। अरे यार पहले तो यही बोल दो कि ऐसे कोई रोटेशन होती नहीं है, ये समझाने के लिए बस बताया गया है। अबे इलेक्ट्रॉन तो मेरे बच्चे आप क्लासिकल वर्ल्ड मतलब अभी हमें जो देख रहा है उससे रिलेट ही नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन तो फैला हुआ है स्प्रेड आउट वेव की तरह, ऐसे बॉल थोड़ी है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज अगर स्पिन हो रहा है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो माइनस हाफ। छी, गलत बात है। हाँ नहीं मेरे बेटा, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिटल में प्लस हाफ होगा तो दूसरा माइनस हाफ होगा। अगर एक को माइनस हाफ लिख रहे हो तो दूसरे को वैल्यू असाइन करोगे प्लस हाफ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ या एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। नहीं 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 नहीं, अगर क्लॉकवाइज को प्लस हाफ ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस हाफ हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज को माइनस हाफ ले रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज प्लस हाफ हो जाएगा। फिक्स नहीं होती है, बस ये श्योर है कि किसी एक ऑर्बिटल में दो स्पिन क्वांटम नंबर आते हैं, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। बट हाँ, अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ होगा। और ऐसा कोई बात होती नहीं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज वाली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉल थोड़ी है यार, इलेक्ट्रॉन तो वेव है, स्प्रेड आउट है स्पेस में, है ना। समझ में आ गया स्पिन क्वांटम नंबर? आई होप मेरे बेटा जी को बहुत बहुत अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया, ठीक है ना। तो चलो अब इसमें बेटा बहुत सारी चीजें हैं हम लोग जो करेंगे, है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद मैं आपको कराऊंगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, ये सारी चीजें। बट वो बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नहीं कराया जा सकता। लोग बेटा बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा क्वांटम नंबर समझ में आ गई। हर क्वांटम नंबर क्या बताता है समझ में आ गया। एक एक चीज दिमाग में रट गई ना सब बच्चों के, बिल्कुल। एजीमुथल क्या बताता है, इसके अलावा बेटा जो कोई भी कुछ भी बोले सब बकवास कर रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ नहीं बताता कुछ, ठीक है ना। ये सारी चीजों का हमें आइडिया मिलता है बेटा, ठीक है ना। कितने ऑर्बिटल होंगे, क्या होगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नाम क्यों मिला, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्लेन किया था इस क्वांटम नंबर ने। और बेटा क्वांटम नंबर कुछ नहीं है, श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करके साई की तीन तीन तरीके से अलग वैल्यू आती है बेटा, तो उनको हम लोग क्वांटम वैल्यू नाम असाइन कर रहे हैं। कुछ साई की वैल्यूज कुछ चीज रिप्रेजेंट करती है, कुछ और रिप्रेजेंट करती है, कुछ और रिप्रेजेंट करती हैं। अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन है साई का, ठीक है। आई होप मेरे बेटा सबको समझ में आ गया अच्छे से। आज की क्लास बिल्कुल परफेक्ट दिमाग में रट गई, बहुत बढ़िया। चलो इसी के ऊपर मेरे बेटा नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, जाते जाते मेरे बच्चे क्वेश्चन कर जाओ, करो इसको। अब मैं बता चुका हूं ये क्वेश्चन बेटा सब लोगों को करना है, जल्दी बताओ। Which of the following set of quantum numbers is not possible? सारे रूल पता है आपको। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है तो l की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर n-1 तक ही पॉसिबल है, 0 से लेकर n-1। और अगर मेरे बेटा l है कोई सब शेल तो m की वैल्यू जो है वो -l से लेकर 0 से होते हुए +l तक। और s की वैल्यू तो आपको पता ही है बेटा, दो ही पॉसिबल है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को कोई सी भी दे सकते हो, +½ और -½ चलो हो गया आसान। ऊपर वाला देखो ये n2 है तो l1 पॉसिबल है क्या, n अगर 2 है तो l बहुत पॉसिबल है बेटा, क्यों, n2 है तो l हो जाएगा 0 और 1, यस पॉसिबल। अगर l1 है तो क्या m0 पॉसिबल है, यस। l अगर 1 है तो -1 0 +1, यस पॉसिबल है। और s +½ पॉसिबल है, यस दिस इज पॉसिबल। बट इसने पूछा है नॉट पॉसिबल। n4 है तो l हो जाएगा 0 1 2 3, तो यस 2 पॉसिबल है। l2 है तो m-2 पॉसिबल है, यस m होता है -l से +l। अगर l2 है तो m हो जाएगा -2 -1 -l से +l, और s तो कुछ भी हो सकता है, +½ या -½ n3 है l2 पॉसिबल है, यस 0 से n-1। m-3 ओ ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि m होता है -l से +l, है कि नहीं। तो l अगर 2 है तो m होगा -2 से +2, तो -3 पॉसिबल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल मेरे बेटा। ये पॉसिबल है, यस। स्पिन क्वांटम नंबर तो या तो +½ होगा या -½ उससे नहीं डिसाइड होता। कर लोगे, अरे कर लोगे मेरे बच्चे, अच्छे से सारे क्वांटम नंबर समझ में आ गए बेटा।
बहुत बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, आई होप यू पीपल एंजॉयड। और मेरे बेटा, मेरा प्लस कोर्स सब लोग शुरू हो रहा है मेरे बेटा। मैं बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मेरा प्लस कोर्स शुरू हो रहा है मेरे बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। 3 अक्टूबर को पहली क्लास है, सब एनरोल कर लो मेरे बेटा। जिसके लिए मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरे प्रोफाइल पे जाओ, वहां आपको एक कोर्स दिख जाएगा। 3 अक्टूबर से पहली क्लास है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से शुरू करूंगा उसमें बेटा, बहुत मजा आएगा। इनऑर्गेनिक से शुरू करूंगा, सब लोग फटाक से ज्वाइन कर ले मेरे बेटा, ठीक है। तो चलो अपन लोग शुरू करते हैं बेटा। जल्दी से